हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज हम चैप्टर नंबर 7 पर पहुंच गए हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी के, जिसमें हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है, आप सब लोग बने रहिए। जो भी नए दोस्त हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपको एक बेसिक सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, छोटा सा। मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाइड है, एमफिल किया है। एमफिल में और एमए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, यानी अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे रहा हूँ। पीएचडी अभी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। जीआरएफ मेरा क्वालिफाइड है, जो नेट जीआरएफ का एग्जाम होता है, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट से क्वालिफाइड है। अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं, फ्री पीडीएफ, तो फ्री पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बताता हूँ, अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस की फ्री पीडीएफ जो है वो अवेलेबल रहेंगी। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और बाइलिंगुअल भी अवेलेबल है। और इसके अलावा बहुत सारी मैगजीन्स जो हैं वो भी वहाँ पर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। बाकी आप अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर बहुत अच्छा रिजल्ट रेगुलरली हो रहे हैं। सारे टॉपर्स जो हैं आप देखोगे वो अनअकैडमी से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग। इसके साथ साथ इंडिया के सारे जो बेस्ट टीचर्स है, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, उन सब की क्लासेस आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर देखने को मिलेंगी रेगुलर। हम सभी लोग मिलकर के पढ़ाते हैं। आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे सबकी क्लास मिलेगी। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो कोशिश करना है 2 या 3 ईयर का कोर्स लें, वही बेनिफिशियल होता है। 2 या 3 ईयर से कम का कोर्स बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। और आप जब भी कोर्स लेंगे तो इस तरीके का अनअकैडमी के ऐप पर कोर्स ज्वाइन करते टाइम आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको मैं एक हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको फीस में डिस्काउंट दिला सकता हूँ। जब भी आप कोर्स लेने जाएं, सब्सक्रिप्शन ले, तो यहाँ पर एक रेफरल कोड अप्लाई करना होता है। रेफरल कोड याद कर लीजिए, इसको सब लोग मेमोराइज कर लीजिए। LYLIVE रेफरल कोड है, LY लाइव। तो जब भी अन अकेडमी का कोर्स ज्वाइन करें, कोर्स कोड में यही लगाना है, LYLIVE। तो इससे फीस में जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। सारे टीचर्स की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मेथड मोड में क्लास मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। कोड याद रखिए, फिर से बताता हूँ, LYLIVE। जब भी ज्वाइन करें तो यही रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा। आपको एग्जाम पास होने तक मैं गाइड करूंगा पर्सनली, 1-on-1। इसीलिए इसको कोड टू सक्सेस बोला जाता है, मैजिकल कोड बोला जाता है, क्योंकि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूँ, 1-on-1 गाइड करता हूँ। कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हर हफ्ते एक नया बैच आता है, हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट प्ले करके प्राइज जीत सकते हो। अनअकैडमी की मेंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी, इसके लिए भी आप एलवाई लाइव कोड अप्लाई कर सकते हो। आइकोनिक कोर्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, अनअकैडमी की बुक्स जो हैं वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी, और आपको साथ ही मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मिलेगी। तो ये आइकोनिक कोर्स के बेनिफिट्स हैं, इसलिए आइकोनिक कोर्स ज्यादा बेटर रहता है। जब भी ज्वाइन करें एलवाई लाइव से ज्वाइन करना। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूं? अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते सब्सक्रिप्शन के लिए, तो मैं एक हेल्प ये कर सकता हूं आपकी, कि मैं आपकी पूरी की पूरी फीस जो है अनअकैडमी की, वो सबमिट करा करके आपका एडमिशन करवा सकता हूं ईएमआई पर, एजुकेशन लोन के थ्रू। अब मेरी गारंटी रहेगी, वो मेरी गारंटी पर आपको लोन मिलेगा। तो मैं अपनी गारंटी पर आपको एजुकेशन लोन दिलवा दूंगा, एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन जो फीस सबमिट करी गई है वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी मंथली बेसिस पर, महीना महीना करके वापस करनी पड़ेगी। उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। वो मैं आपके लिए करवा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी जब भी कोर्स लेंगे तो कोड आपको यही लगाना पड़ेगा, LYLIVE। कहीं से भी कॉल आए उनको बोल देना कि LY लाइव कोड से ही लेना है भाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और मैं गाइड भी करूंगा। और ज्यादा डिटेल जाननी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बोलता हूं, अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला मेरा टेलीग्राम चैनल है। जाइए ज्वाइन कीजिए, बेनिफिट उठाइए। चलिए, तो अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पर ये यहाँ पर शहर के बारे में आपको एक बेसिक सा यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भाई सिटीज जो हैं वो ज्यादा बड़ी होती हैं विलेज के मुकाबले। और रियलिटी भी है, गांव छोटे छोटे होते हैं, सिटी बहुत बड़ी होती है ना। शहर में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन ज्यादा हो जाता है, वहां पर स्ट्रीट्स थोड़ी वाइडर होती है, गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं।
है ना। वहां पर देखोगे सिटी के अंदर और क्या चीजें देखने को मिलती है आपको, फैसिलिटीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जैसे वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स वहां पर होते हैं। ये पिक्चर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सिटीज में हमेशा फैसिलिटीज ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, वहां पर आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी और फिल्टर्ड वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी। विलेजेस में इस तरीके की फैसिलिटी हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल्स जो है वो विलेजेस में आपको बहुत प्राइमरी लेवल पर देखने को मिलेंगे। सिटीज में बड़े बड़े मेगा हॉस्पिटल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब आपको बड़ी सिटीज के अंदर ही मिलेंगे। इसलिए आप देखना विलेजेस से गांव की तरफ जो है पलायन बहुत ज्यादा होता है, माइग्रेशन बहुत होता है। गांव के लोग कोशिश करते हैं शहर की तरफ जाने की। इसका रीजन ये है कि वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए शहर जाते हैं। अब शहर में अच्छाइयां हैं तो कुछ खराबियां भी हैं। ठीक है, वहां पर इतना ज्यादा पॉपुलेशन चली जाती है कि वहां पर उस पॉपुलेशन के कारण ट्रैफिक, व्हीकल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, वहां पर क्राइम रेट भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जो आपको, स्लम्स का आपको वहां पर एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या कभी आपने ऐसा सोचा, हैव यू एवर थॉट हाउ ऑल दीज गो स्मूथली, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन है जो इतना स्मूथली इन सारी चीजों को कंडक्ट करता है, मैनेज करके रखता है कि सिटी की लाइफ हमेशा रेगुलर चलती रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है, नॉन स्टॉप चीजें चलती रहती है। और यहां पर कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, कौन प्लान बनाता है ना, और ये वर्क करने जरूरी क्यों है, रिक्वायर्ड क्यों है। तो इन सब के बारे में हम क्वेश्चंस का आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे के सारे वर्क जो है ना वो किए जाते हैं किसके थ्रू, ये सारे के सारे वर्क किए जाते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए मैं आपको कुछ बैकग्राउंड की तरफ चलता हूं जो कि इस चैप्टर में नहीं है। बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग जो है 1688 में हो गई थी, जब मद्रास में फर्स्ट पहला नगर निगम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद और कई सारे सिटीज में किए गए और बहुत सारे प्रोग्रेस होते 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 हम मान लेते हैं कि आजाद हो गए। 1947 में हमें आजादी मिल गई। उसके बाद भी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना ज्यादा कोई फोकस्ड रवैया नहीं बनाया गया। जब 73rd अमेंडमेंट हुआ तो 73rd अमेंडमेंट के साथ साथ 74th अमेंडमेंट भी सेम डे ही हुआ। ठीक है, और जो 74th अमेंडमेंट था ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, इसको नगर पालिकाएं से रिलेटेड ये था। ठीक है, ये सिटीज के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया कि शहरों का प्रशासन और ज्यादा बेटर किया जा सके, शहरों में रहने वाले लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सके, वो भी भागीदारी कर सके, पावर शेयरिंग उन तक भी आ सके, वो भी अपने ऊपर गवर्न करने के डिसीजन खुद से कर सके। इसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1992 में 1992 में होता है 74th अमेंडमेंट। ठीक है, जो कि लागू कब होता है, इसको लागू किया जाता है, इनफोर्स जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट होता है 1993 में। ठीक है, और जब इसको लागू कर दिया जाता है तो लागू करने के दौरान आपको देखना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं 74th अमेंडमेंट से। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस बताने के लिए मैं एक बार के लिए सारी की सारी स्लाइड से जो इंक है उसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इस 74th अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस हुए। जब 74th अमेंडमेंट होता है 1992 का, तो इससे सबसे बड़ा चेंज तो ये हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया। ठीक है, इस पार्ट का नाम था 9B। ठीक है, 9B, 9 में पंचायती राज, 9B में म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं, एक नया पार्ट जुड़ा। अब नया पार्ट जुड़ा तो इसके साथ एक नई शेड्यूल भी जोड़ी गई, नई शेड्यूल भी जुड़ी, और उस शेड्यूल का नाम था शेड्यूल 12, 12वीं अनुसूची। और उसमें टोटल 18 सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर रखे गए, ऐसे सब्जेक्ट जिनके बेसिस पर नगर पालिका का एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बेटर हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटीज का। तीसरी चीज क्या की गई, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिल गया।
संवैधानिक दर्जा मिल गया। इनका टर्म जो है वो फिक्स कर दिया गया, जो 5 ईयर्स के लिए टर्म फिक्स कर दिया गया। फिफ्थ क्या किया गया, इनके रेगुलर इलेक्शन की बात की गई। रेगुलर इलेक्शन होंगे कि भाई 5 साल के टेन्योर कंप्लीट होने के बाद, टर्म कंप्लीट होने के बाद तो इलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, इसके इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात कहेगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी जो है वो होता है। एक और चीज की गई, वो क्या था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई हर 5 साल में, जो कि गवर्नर को रिकमेंडेशंस देगा अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड। आठवीं चीज क्या की गई, रिजर्वेशन दिया गया। और रिजर्वेशन की जब हम बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से पंचायती राज में था वैसे यहां पर भी था। जो विमेन है, विमेन के लिए रिजर्वेशन जो है दिया गया, वो 1/3 दिया गया टोटल सीटों का। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इनकी पॉपुलेशन के रेशो में, इनको दिया गया। ठीक है, तो ये मेन मेजर चेंजेस थे। आर्टिकल 243, जिसमें ओ वाले प्रोविजन तक आपने पंचायती राज देखा, उसमें पी से लेकर के आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी यहां तक जो है पंचायत अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर बेसिक चीजें आपके लिए बताई गई है नगर प्रशासन में। ये वाले फैक्चुअल चीजें थी जो बुक में अभी नहीं थी, वो बाद में आप एम लक्ष्मीकांत में स्टडी करेंगे, लेकिन मैंने आपको फैक्ट आपके क्लियर करने के लिए आपको बता दी। इससे आपको काफी सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं ये सिस्टम किस तरीके से बना। तो जो 74th अमेंडमेंट हुआ ना, 74th अमेंडमेंट ने क्या किया, एक 3 तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया अर्बन गवर्नेंस के लिए। ठीक है, 3 तरीके किसका, एक जो बिग सिटीज थी, बड़े सिटी थी, उनके लिए नगर निगम। ठीक है, जिसको आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो छोटे सिटीज थे, मीडियम टाइप की सिटीज थी, उनके लिए नगर पालिका, म्यूनिसिपल, आपने नाम सुना होगा म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, नगर पालिका। और जो एक ऐसा एरिया जहां पर शहर और गांव, रूरल और अर्बन एरिया दोनों मिक्स होते हैं, तो उस मिक्स वाले एरिया में शहर के भी गुण देखने को मिलते हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, और गांव के भी देखने को मिलेंगे। तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन वाला जो एरिया है ना, संक्रमणकालीन क्षेत्र। तो उसके लिए नगर पंचायत ये बनाने की बात की गई। ठीक है, तो ये बिग सिटीज के लिए, ये स्मॉल सिटीज के लिए नगर पालिका, और ये ट्रांजिशन वाले जो है अवस्था में, जो है ट्रांजिशन पीरियड में जो एरिया है, वहां पर बनाने की बात की गई। तो अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हम नगर निगम से लेकर के स्टार्ट कर लेते हैं, बड़े से। जैसे दिल्ली का यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा होगा एक लोगो, तमसोमा ज्योतिर्गमय ना, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हालांकि अभी दिल्ली के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन सबको ज्वाइंट करके एक सिंगल दिल्ली एमसीडी जो है वो बना दिया गया है। पहले ये 3 अलग अलग होते थे, अभी एक कर दिया गया। अब देखिए नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या काम करता है। इट वर्क्स फॉर द प्रोविजन ऑफ लाइटनिंग ऑन द रोड्स, कलेक्शन ऑफ गार्बेज, प्रोवाइडिंग वाटर फैसिलिटीज एंड क्लीनिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट। यानी कि एक सिटी के अंदर जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, जो जिनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो ये सारा का सारा काम जो है नगर निगम करता है। आप देखना सिटीज के अंदर स्ट्रीट लाइट्स अच्छे से लगी रहती है। कूड़ा उठाने के लिए, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आपको देखना कि मॉर्निंग में एक गाड़ी आएगी, एक व्हीकल आता है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। आप कई बार जो सिटीज में, बड़ी सिटीज में रहते हैं, वो सोए रहेंगे लेट तक, क्योंकि रात में लेट तक जागते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, वो थोड़े से उल्लू प्रजाति से ज्यादा बिलोंग करते हैं। रात तक थोड़ा लेट तक जागते हैं, सुबह थोड़ा लेट तक सोते हैं। रात में नींद आती नहीं, तो रात में काफी पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में वो जो व्हीकल है
नगर निगम का या नगर पालिका वाला, वो सुबह सुबह ही आ जाता है 6-7 बजे, और बहुत तेज आवाज के साथ आएगा, हॉर्न के साथ। जैसे मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में इसी तरीके से सुबह सुबह मॉर्निंग में उसका टाइम फिक्स था, वो हमारी सोसाइटी में डायरेक्ट आता था, हर घर के बाहर से सारा सबका कूड़ा जो है वो इकट्ठा करता था और लेकर के चला जाता था, और उसमें एक स्पीकर लगा रहता था, वो सबको जगा देता था, है ना। दिल्ली क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दीजिए, कूड़ा केवल कूड़ेदान में डालिए, है ना, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा इन दोनों को अलग अलग कूड़ेदान में अलग अलग तरीके से रखिए, इस तरीके से आता था, एक हॉर्न सा बजता टन, भाई इतनी भयंकर नींद हो कैसे भी वो खुल जाती थी, कई बार लगता था यार अभी तो सोए, अभी नींद क्यों जगा दी, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो आपने भी देखा होगा कि कूड़ा इकट्ठा करने का, तो आई कहां से वो गाड़ी, आसमान से थोड़ी टपकी। तो जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आपके एरिया में नगर निगम है, तो नगर निगम वो इसका प्रोविजन करता है, वो इसको मेंटेन करता है, वो इसकी व्यवस्था करता है। आपको सिटी के अंदर पीने के लिए जो वाटर आता है, जिसको आप बोलते हैं ना सप्लाई का वाटर, यार ये तो सप्लाई वाला वाटर है, तो सप्लाई वाला वाटर वो क्या है, वो जो ट्रीट वाटर को फिल्टर करके ट्रीटमेंट करके उस पानी को आप तक भेजा जाता है, ये सारा का सारा अर्बन बॉडीज करती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शहर में वाटर अवेलेबल करवाने की। और दिल्ली जैसे शहरों में तो वाटर की जहां पर शॉर्टेज है, तो वहां पर तो सीवर के वाटर को भी ट्रीट करके भेजा जाता है, ठीक है। सीवर कब कहते हैं सर, सीवर के वाटर को, यमुना का पानी, यमुना के पानी को देखना बड़ा इतना गंदा हो रखा होता है, वहां पर इतनी फैक्ट्रीज के केमिकल और वो होता है, उस वाटर को भी ट्रीट करके भेजा जाता है। अमोनिया की मात्रा उसमें लेवल इतना हाई रहता है कि उसको आप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। ऐसे ऐसे वाटर को भी ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट करके साफ करके फिर वो प्रोवाइड किया जाता है लोगों तक। तो सोचिए जो बड़ी सिटीज में जो लोग पानी पी रहे हैं ना, वो अपना ही वेस्ट मटेरियल वाला पानी जो सीवर में जा रहा है या नदियों में बहा दिया गया है, उसी को ट्रीट करके उसी को ही रिसाइकिल करके दोबारा से उसको वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, गांवों में फिर भी ग्राउंड से सीधा वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल थोड़ा ठीक रहता है, ले लेते हैं, नहर होती है तो वहां से वो चीजें हो जाती हैं। शहरों में अर्बन जो बॉडीज है वो इस तरीके से ट्रीट करके चीजें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए रखते हैं, वो करते हैं। बड़े बड़े बाजार लगते हैं, बड़े बड़े मार्केट लगते हैं, आप देखते होंगे। अगर आप कोई सिटीज में रहते हैं, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, अलग अलग नाम से फिक्स होते हैं। तो उन मार्केट में आप देखोगे मेंटेनेंस बनाए रखना, कि कहां पर गाड़ियां लगेंगी, कौन कौन सी जगह पर स्टॉल्स लगेंगे, ठीक है, ट्रैफिक को मैनेज करना, उस एरिया में ज्यादा दिक्कत ना हो, ये सारी, और फिर जब वो मार्केट खत्म हो जाए तो उस एरिया की सफाई करना, ये सारा का सारा काम जो है अर्बन बॉडीज करती है। नगर, क्योंकि हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम करते हैं। अब यही नहीं, नगर निगम का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अगर हम बात करते हैं, वो ऑल्सो उनकी एक जॉब है कि टू एंश्योर दैट डिजीज डू नॉट स्प्रेड इन द सिटी। शहर को साफ सुथरा रखा जाए, वहां पर बीमारियां ना फैले। इसके लिए आप देखना कि कई सारे एरियाज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉलेज मिलेंगे। जैसे आप ये पिक्चर देखिए, ये हिंदूराव हॉस्पिटल की है, ठीक है। हिंदूराव हॉस्पिटल जो है ये दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश है, छोटा सा पहाड़ी सा रिज का एरिया है, वहां पर आपको दिखेगा। नॉर्थ कैंपस जो है ना डीयू का, वहां पर बिल्कुल उसके पास ही पड़ता है, वहीं पर ही नॉर्थ कैंपस में मैं भी स्टडी किया हूं, मैं भी वहीं से पढ़ा हूं। तो वहां पर देखो, ये हॉस्पिटल जो है और मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज का पूरी संचालन करना, ये सारा का सारा व्यवस्था करना, ये सब जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में। तो वो आपके लिए हॉस्पिटल भी बनाता है, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है आपके लिए, डॉक्टर्स को रेडी करने के लिए कोचिंग उनकी व्यवस्था भी करता है, उनको भी ट्रेनिंग का करता है। तो बेसिकली अपने सिटी से रिलेटेड हर काम करता है। आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रहे होंगे तो आप देखना वहां पर आपको स्कूल देखने को मिलेंगे, एमसीडी के स्कूल, है ना, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल, इस तरीके के नाम से आपने देखा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल, इस तरीके से कई सारे स्कूलों का नाम आपने सुना होगा। तो वो एमसीडी एजुकेशन प्रोवाइड करना भी इसका एक मेन मोटिव है। और उन सरकारी स्कूल होते हैं बेसिकली वो, लेकिन आजकल के टाइम में दिल्ली जैसे बड़ी सिटीज में ये जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बड़े हाई फाई टाइप के हो गए, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से उसमें मेंटेन की गई है। दवाखाने, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, ये सब काम जो है वो नगर निगम जो है करते हैं। शहर के अंदर पार्क है, बाग बगीचा है, ये सारे के सारे काम वो करते हैं। अब शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, साइज ऑफ सिटीज बहुत बड़ी होती है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कई सारे, काफी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और उस डिसीजन को
एग्जीक्यूट करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए काफी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, काफी सारे एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये एम्प्लॉइज कहां से आएंगे, कितने आएंगे, कौन कहां पर कार्य करेगा, काम करेगा, कहां पर हॉस्पिटल बनना है, कहां पर पार्क बनना है, कहां पर सिनेमा थिएटर बनना है, ठीक है, कहां पर नुक्कड़ नाटक होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे डिसीजन जो है वो नगर निगम के द्वारा लिए जाते हैं। अब नगर निगम में डिसीजन लेने वाले कौन है? तो नगर निगम में एक काउंसिल होती है, एक परिषद होती है। ठीक है, जिस तरीके से पार्लियामेंट होता है ना, संसद है, जिस तरीके से पार्लियामेंट है ना, उसी तरीके से ही, बिल्कुल उसी जैसा ही एक पार्लियामेंट के जैसा स्ट्रक्चर जो है इसमें भी होता है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इलेक्शन के थ्रू मेंबर इलेक्ट होकर के जाते हैं। जैसे पंचायती राज में आपने देखा था कि पंचायती राज में लोग इलेक्ट हुए, किस तरीके से इलेक्ट हुए? पंचायती राज के अंदर गांव के जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, पंचायत के जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, उन्होंने वोट डाला और सरपंच और पंच को इलेक्ट किया। ऐसे ही सिटीज होते हैं ना, सिटी को भी वार्ड में बांटा जाता है, जो शहर है ना, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट वार्ड्स एंड, ठीक, एंड ए काउंसलर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। उसको पार्षद बोलते हैं, काउंसलर जो है उसको हिंदी में बोलते हैं पार्षद। तो हर सिटी के वार्ड से काउंसलर जो है वो इलेक्ट होकर के आते हैं और वो इलेक्ट होकर के जाते हैं काउंसिल में। ठीक है, और वो पार्षद लोग जो है, काउंसलर लोग हैं, वो मिलकर के डिसीजन लेते हैं कि भाई हमारी सिटी के अंदर किस चीज की प्रॉब्लम है, किस फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ पार्क बनाना है। ये सारे के सारे डिसीजन जो है वो काउंसलर्स लेते हैं। तो काउंसलर जो होता है वो इलेक्टेड मेंबर होता है। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर, उनकी कुछ कमिटियां भी होती हैं, आप देखोगे तो छोटे छोटे अलग अलग कमिटीज बना दी जाती है। एजुकेशन के लिए कमेटी है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए कमेटी, रोड के लिए, क्लीनिंग के लिए कमेटी, पार्क के मेंटेनेंस के लिए कमेटी, इस तरीके सिक्योरिटी के लिए कमेटी। तो अलग अलग कमिटीज बना करके वो वर्क करते हैं, काउंसलर्स उसके अंदर रहते हैं। जिस तरीके से गांव में कमेटी बना करके, ग्राम सभा की अलग अलग कमेटियां बना करके फॉर्म करके वर्क किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर काउंसलर्स की जो है कमेटियां बनती हैं और वो बहुत सारे मुद्दों पर डिसीजन लेते हैं कि भाई कोई बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को कैसे बेटर करना है, कैसे उसको साफ करना है, क्राउडेड मार्केट को कैसे मेंटेन करना है, सिटी के कौन से एरिया में ज्यादा क्लीन करने की रिक्वायरमेंट है, कौन सा ड्रेन है जिसको साफ करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कचरा, पानी, बिजली, सड़क, रोशनी। ठीक है, तो ये पार्षदों की जो समिति है ना, काउंसिल ऑफ काउंसलर्स, वो अरेंजमेंट बनाती है, वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। ये सारे के सारे काम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये मैं इस पिक्चर की बात कर रहा था, ये जैसे दिल्ली जैसे शहर की एक पिक्चर है, जिसमें ये जो गाड़ी है ना, ये दिल्ली में हो रहा है। ये यमुना के पास से देखो कचरा उठाया जा रहा है, सारा का सारा गार्बेज उसको गैदर करके इसमें एक व्हीकल में डाला जा रहा है। इस तरीके के व्हीकल का अरेंज करना, ये सब नगर निगम के होता है और नगर निगम के जो काउंसलर्स हैं वो इसको डिसीजन लेते हैं। सिटीज में और भी प्रॉब्लम होती है, सिटीज में कई जगह पर आप देखना, दिल्ली की जैसे कई सारी गलियां आपको ऐसे मिलेंगी जहां पर वायरिंग बड़ी खतरनाक होती रहती है। इतनी ज्यादा वायरिंग होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वायरिंग कहां से निकली हुई है, गुच्छा तारों का बंधा का बंधा रह जाएगा। आप देखना, आप खुद सरप्राइज होगे, इतनी ज्यादा वायरिंग, ये कैसे, किधर? तो कहां पर बिजली के तार लटक रहे हैं, किस वायरिंग को ठीक कराना है, क्या नई वायरिंग करानी है, ये सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो काउंसलर करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो काउंसलर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात करते हैं। ठीक है, उनसे डिमांड करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं वो काम करते हैं। काउंसलर्स की कमिटीज जो है वो करती हैं। अब काउंसलर्स जो होते हैं वो तो हो गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो काउंसलर हैं वो तो हो गए हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए प्रतिनिधि। लेकिन इनको वर्क में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं और उनको कमिश्नर बोला जाता है, आयुक्त बोला जाता है। ठीक है, कमिश्नर, आयुक्त बोला जाता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक
आयुक्त होगा, कमिश्नर होगा, ठीक है, और बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, आपको भी हो सकता है इन फ्यूचर कमिश्नर बनने का चांस मिले इनिशियल डेज में आपकी सर्विसेज के, ठीक है। और इनकी अपॉइंटमेंट होती है, गवर्नमेंट उनको अपॉइंटमेंट करता है। पार्षद जो है काउंसलर इलेक्टेड होते हैं, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कौन कौन होता है, कई सारे होते हैं, आपने नाम सुना होगा जेई, जूनियर इंजीनियर, है ना, कनिष्ठ अभियंता, और भी अलग अलग तरीके के आप वहां पर देखेंगे। वो सब लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एम्प्लॉई है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो सेलेक्ट होकर के आते हैं, एग्जाम पास करके वो वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है, उनका इलेक्शन नहीं होता है। तो ये हो गया मामला। अब बात करते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि पार्षद लोग, काउंसलर लोग डिसीजन लेते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, आयुक्त कमिश्नर जो है, वो उनको एग्जीक्यूट कराता है, लागू कराता है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये डिसीजन लेंगे कैसे, किस तरीके से लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी वार्ड्स होते हैं ना, काउंसलर्स के जो वार्ड्स है, काउंसलर्स ऑफ ऑल वार्ड्स मीट, ठीक है, एंड ए बजट इज मेड विद द कंबाइंड ओपिनियन ऑफ ऑल। ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर से आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे 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 ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी काउंसिल होती है उनकी। उस काउंसिल में क्या होता है, सारे वार्ड के सारे ऑल मेंबर्स जितने भी हैं, जितने भी काउंसलर्स हैं, वो उसमें गैदर होते हैं, और वो वहां पर हर इशू पर, मुद्दे पर डिस्कस करते हैं, वही बजट पास करते हैं, वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिसीजन लेते हैं कि कितना बजट कहाँ खर्च होगा, कौन सी पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी है, कहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हर काउंसलर होता है, वो कोशिश करता है, उसका ट्राई, उसका वो होता है कि भाई मैं जिस वार्ड से हूं, तो मैं मेरे वार्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उनको सारों को यहां पर रखूं। तो हर काउंसलर की कोशिश होती है कि अपने अपने वार्ड के बेटरमेंट के लिए उनको कुछ बजट मिल जाए, कुछ पॉलिसीज में उनके लिए हेल्प मिल जाए, ठीक है। फिर जब ये डिसीजन हो जाता है, तो डिसीजन जो है वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जिसमें आयुक्त, कमिश्नर हो गए, और उसके बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं वो हो गए, ठीक है। अब ये काउंसिल है ना, इस काउंसिल के हेड को मेयर बोला जाता है, ठीक है, मेयर, हिंदी में उसको महापौर बोलते हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 74th अमेंडमेंट, वो मेयर के इलेक्शन के लिए ये कहता है कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। लेकिन उसने स्टेट उसके ऊपर छोड़ दिया है, स्टेट्स के ऊपर, कि अगर स्टेट चाहे तो अपने म्युनिसिपल एक्ट में चेंज करके इसके इलेक्शन की जो चीजें हैं, टर्म एंड कंडीशन, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इंडिया में लगभग 8 से 10 राज्य, 8 या 10 राज्य के करीब इतने स्टेट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन करवाया है, जो मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट करा लेते हैं, ठीक है। बाकी और इंडिया के बाकी सभी स्टेट्स में इनडायरेक्ट ही इलेक्शन होता है। तो अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि जितने भी पार्षद हैं, जितने भी काउंसलर्स हैं, वो अपने में से किसी एक मेंबर को इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट होने का मतलब लोग, जनता उनको वोट डाल करके इलेक्ट करे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जब होता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में 1 साल का टर्म उनको मिलता है, 1 साल का टर्म, 1 साल का कार्यकाल। तो 1 1 ईयर करके उसको आगे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एक बार में, एक टर्म में 1 ही साल का रहेगा, और फिर उसके बाद आप उसको चेंज करेंगे, नया आ जाएगा, सेम पर्सन ने अच्छा काम किया तो सेम पर्सन को दोबारा से आप वो कर देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब मुद्दा आता है कि भैया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पैसा कहां से आएगा, क्योंकि भाई ये लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू डू सो मेनी थिंग्स, इतना ज्यादा वर्क, इतना ज्यादा काम, ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए पैसा तो चाहिए। विदाउट मनी नथिंग, कुछ नहीं है ना, यू कैन डू नथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अब ये पैसा कैसे आता है, तो यहां पर हम कंपैरिजन करते हैं लोकल गवर्नमेंट की दोनों बॉडीज की, अर्बन बॉडीज और रूरल बॉडीज। तो रूरल बॉडीज के पास अर्निंग के सोर्स, सेल्फ अर्निंग के सोर्स बहुत कम है, लेकिन अर्बन बॉडीज के पास सेल्फ अर्निंग के कुछ सोर्स हैं, जो अच्छे सोर्स है, अच्छा खासा पैसा उनके पास आ जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पैसा तो वही सेम वही आता है कि जो लोग टैक्स जो है वहां पर पे करते हैं नगर निगम को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वहां से पैसा आता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, सिटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कौन करेगा, लागू कौन करेगा अपने अपने एरिया में, तो वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी, है ना, वहां की अर्बन बॉडी करेगी।
तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो पैसा आता है, फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी म्यूनिसिपैलिटीज के अकाउंट में डायरेक्ट आता है। और बड़े सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी, ये सब फिर उस फंड का यूज करके डेवलपमेंट का काम करते हैं। लेकिन इनके पास पैसा है, ठीक है, कि ये अपने एरिया में लोगों को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे छोटा मोटा कुछ टैक्स ले सकते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स ले लिया, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स ले लिया, अगर पानी की सप्लाई दे रहे तो पानी के ऊपर बिल लिया, बिजली की सप्लाई करे तो उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगा दिया, ठीक है, एजुकेशन दे रहे हैं तो वहां के प्रोडक्शन पर और काफी सारी चीजों पर एजुकेशन सेस, वो टैक्स जो है वो उन्होंने वसूल कर लिया, है ना। एजुकेशन के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है कि भाई उस एरिया में बहुत सारे स्कूल है, कोई एक सिटी है, आप देखो ना सिटीज में आपको बहुत सारे स्कूल कॉलेज देखने को मिलते हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत होते हैं, तो उन प्राइवेट स्कूल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर वो टैक्स लगाते हैं, तो वहां से भी टैक्स का पैसा आ जाता है। सिटीज में मार्केट होता है, सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्रेजी चीज आपको क्या लगती है? शॉपिंग करना। शॉपिंग वॉपिंग करने जाएंगे, घूमने जाते हो कि नहीं? नई शर्ट खरीदनी है, नई ड्रेस खरीदनी है, पैंट खरीदनी है, सूट कुर्ता शॉर्ट्स, कुछ भी खरीदना है, कहाँ जाते हैं? सिटी में जाते कि नहीं? अलग अलग शोरूम्स में, अलग अलग दुकानों में, मॉल्स में जाकर के खरीदते हो कि नहीं? अभी काफी सारे स्टूडेंट गए, नहीं सर आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, मैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा जोमेटो पता नहीं यहीं से सारी चीजें मंगा लेते हैं, मैं तो जाते नहीं। लेकिन आज की जनरेशन क्या जाने, मार्केट के अंदर जाकर के शॉपिंग करने की जो कला है ना, वो भी आर्ट है, और उससे जो खुशी मिलती है वो कैसे समझाएं। जो हमारी जनरेशन के लोग होते थे 90s वाले या उसके बाद के भी थोड़े से, वो सब मार्केट जाकर के खरीदना पसंद करते थे। मेरी से पुरानी जो जनरेशन थी, जैसे मेरी मम्मी है, मेरी बुआ पापा, उनको तो ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आता, वो तो जाएंगे तो जब तक मार्केट में जाकर के साड़ी की दुकान में साड़ी को हाथ में लेकर के उलट पलट कर कई बार देख करके पहन करके ना देख ले, तब तक उनको समझ में नहीं आती साड़ी खरीदनी है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब कोई भी सामान आपको खरीदना है तो शहर में जाओगे, सिटी में जाओगे, दुकानें होंगी, फूड आउटलेट्स होंगे, आपको पिज्जा खाना है, आपको बर्गर खाना है, नॉनवेज खाना है, बड़े रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो भी सिटी में मिलेगा, शहर में जाकर के खाओगे। ऑनलाइन आ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो आउटलेट के अंदर जाकर के बैठ करके पूरी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ बैठ करके खाने का जो मजा है वो एक अलग ही मजा होता है। तो वहां पर इतनी सारी दुकानें होती हैं, मॉल्स होते हैं, तो उनको भी टैक्स देना पड़ता है अर्बन बॉडीज को। बड़े शहर में तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो टैक्स देंगे वहां का, तो उससे काफी अच्छी अर्निंग जो है लोकल बॉडीज की, अर्बन बॉडीज की जो है वो हो जाता है। और यही नहीं, अगर आप देखोगे तो जो जितने भी मूवीज हैं, सिनेमा थिएटर्स हैं, थिएटर हॉल है, वो कहाँ है? गांव में थोड़ी मिलेंगे, वो तो आपको शहर में मिलेंगे। तो मूवी देखने कहाँ जाते हो? सिटीज में जाते हो। सिटीज में खूब सारे, जैसे पीवीआर हो गया, इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीप्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। मॉल्स के अंदर जाओगे, आमतौर पर सबको बड़ा पसंद है मूवीज जाना ना, सभी अपने अपने दोस्तों को लेकर के जाते हैं, कोई जिनको दोस्ती करनी होती है वो भी पहले मूवी जाते हैं, चलो मूवी देखने चले, हाँ चलो चलो चलते हैं मूवी। फिर मूवी देखने के बहाने वहीं पर ही फिर दोस्ती जो है वो प्यार है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। मैं आपको एक अपना किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मेरे को पता नहीं था कि यार मूवी थिएटर नाम का भी कोई चीज होता है। मेरे को तो ये लगता था कि ये जो टीवी है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था छोटा सा। मेरे को लगता था यार ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यही है जो है सब कुछ, इसी में सब कुछ दिख जाता है, इसी में हम डीडी वन पर, डीडी नेशनल पर टीवी मूवीज देख लेते थे। ऊपर एंटीना लगा रहता था, एंटीना को हिला हिला करके सिग्नल पकड़ पकड़ करके, एक बूस्टर होता था, उस बूस्टर को गोल गोल घुमा घुमा करके सिग्नल पकड़ा पकड़ा करके हम देखते थे कि अच्छा सिग्नल आ गया, अब रुक जाओ। हॉल का, सिनेमा हॉल के बारे में पता ही नहीं था। धीरे धीरे जब थोड़े बड़े हुए, 10th पास की, 11th 12th में आए, तब जाकर के पता चला 11th 12th में कि मूवी थिएटर भी होता है, और वहां पर मूवी देखने में अलग ही मजा है। तब तक मैं डीवीडी प्लेयर पर मूवीज देखना स्टार्ट कर दिया था, हॉलीवुड की मेरे को बड़ा पसंद आती थी। मेरे दोस्त लोग सारे जाते, मूवी देख करके आते, बड़े खुश होते। मैं सोचते यार ये हो क्या रहा है, कैसे जा रहे हैं? मेरे को तो घर वाले बोलते कि सिनेमा में मत देखने मत जाना, नहीं तो बिगड़ जाएगा लड़का, है ना, हमें ऐसे सिखा कर रखते थे गाँव में। और हमें इस तरीके से दूसरे लोगों की बुराई करते थे, वो देख, वो देख रामलू को लड़को सिनेमा देख का है, 20 रुपए की टिकट लेकर
शहर में सिनेमा देख रहे हो, आज तेरा ताऊ घूम रहा था, उन्होंने पकड़ लिया, उन्हें मूवी सिनेमा देखता छोरो कति बिगड़ वो अपना हाथ से निकल वो, बताइए 20 रुपया किससे लाओ वो बात है। तो बेसिकली वो इस तरीके से कर देते थे कि हमें लगता था कि मूवी देखना बड़ा कोई क्राइम है, कोई बहुत बुरी चीज है, नहीं देख करके आनी चाहिए। लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जिज्ञासा होने लगी, तो एक बार बंक मारा स्कूल से। वैसे तो घर वाले देखने नहीं देते, तो एक बार स्कूल से बंक मारा, स्कूल से बंक मार करके पहुंच गए थिएटर में। अब थिएटर में गए तो पता नहीं कि मेरे को पता ही नहीं चला कि थिएटर में कैसे क्या सिस्टम है। मैंने लाइन लगी देखी, लाइन में लग गया तो पता चला कि टिकट लेते हैं। और उस टाइम बड़ी सस्ती टिकट थी, हमारे वहां पर नारनौल शहर था, उसमें एक सिनेमा हॉल था, मोहिनी नाम था, पता नहीं ऐसे कुछ ऐसे थिएटर था। और उस थिएटर के अंदर मतलब बालकनी की टिकट पता नहीं 20 रुपीज के अराउंड थी, बालकनी की, सोचो 7, 10, 15, 20 इस तरीके से रुपए की टिकट थी। मैंने गया और मैंने बालकनी की टिकट ली, और जाकर के मेरे को सीट ढूंढने नहीं आई, तो वहां पर एक पर्सन होता है टॉर्च लेकर के खड़ा रहता है, तो मैंने उसको बोला कि भाई कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, बताओ। तो वो मेरे को बकायदा सीट तक बिठा कर गया। और फिर मैंने पहली बार अपनी लाइफ में वहां से हॉल से, मूवी थिएटर से मैंने, थिएटर हॉल से मैंने मूवी देखी। और फिर बड़ा गजब एक्सपीरियंस लगा यार, कि मजा आ गया, क्या बात है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रियल में ही इस चीजें जो है हमारे सामने हो रही है। फिर उसके बाद से तो दोस्तों के साथ फिर कभी कभार जाते रहे। फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली आने के बाद तो दोस्त, मेरे को इतना ज्यादा क्रेज नहीं था हॉल में जाने का, अपने घर पे ही देख लेते, लेकिन दोस्तों के साथ जाकर के देखने का मजा ही अलग है। खास करके जब आपको दोस्ती नई दोस्ती करनी हो, और वो भी खास करके जब आपका जेंडर अलग हो, किसी अलग जेंडर के साथ आपकी दोस्ती को बढ़ाना हो, तो शहर में ये एक साधन मिल जाता है कि चलो मूवी देख करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में फिर बहुत मूवीज देखी, दोस्तों ने भी देखी, हमने भी बहुत सारी देखी। तो जब टिकट लेते हैं तो आप टिकट को देखना बड़े ध्यान से, उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा रहता है। तो वो जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ना, उससे भी रिवेन्यू, वो भी एक टैक्स है, उससे भी रिवेन्यू जनरेट होता है लोकल बॉडीज के लिए, अर्बन बॉडीज के लिए। तो वहां से भी उनको काफी पैसा मिलता है, ठीक है। अब वो सारे के सारे पैसे को वो यूज करते हैं अलग अलग पॉलिसीज में एग्जीक्यूट करने के लिए। सिटी का जो भी काम है ना, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट अलग कर दिया, जैसे दिल्ली का है ना, तो जिसको बोला जाता है दिल्ली जल बोर्ड, डीजेबी, है ना। इस तरीके से गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, गार्डन केयर डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, रोड सिस्टम डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, सब, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो वो अलग हो जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एम्प्लॉइज रहेंगे। हर डिपार्टमेंट की, आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया, तो वेबसाइट पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, सारी सर्विसेज जो है वो आप वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो, उनको कंप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है, बिल भी आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हो। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब हर डिपार्टमेंट अपने पर्टिकुलर काम को देखता है, और हर डिपार्टमेंट को फंड जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आता है, वो मिलता है। ये देखो, कूड़ा कचरा करने वाला जो गली का मैंने दिखाया, ये इस तरीके से कूड़ा कचरा उठाया जाता है दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, गली से उठा करके, और फिर उसको उठा करके साफ एक कूड़े वाले ढेर पर लेकर के जाते हैं। अगर इसको क्लीन नहीं करेंगे तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा डिजीज फैल जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम जो है होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दिल्ली जैसे शहरों में तो कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं। दिल्ली में आपको पहाड़ पर्वत देखने को नहीं मिलेंगे, माउंटेन्स नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको आर्टिफिशियल माउंटेन मिलेंगी, कूड़े की, गार्बेज के माउंटेन्स। इतने लंबे लंबे माउंटेन्स होते हैं गार्बेज के, और वो भी कई सारे, ठीक है। तो लोग उससे बीमार ना पड़े, परेशान ना हो, इसके लिए वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और अवेयरनेस फैलाने का भी काम करता है। ध्यान रखना कि जो पैसा आ गया, उस पैसे को केवल पॉलिसी एग्जीक्यूट करने, सर्विसेज प्रोवाइड करने में ही नहीं, बल्कि वहां पर सिटी में रहने वाले जितने भी उनके रेजिडेंट्स हैं, जितने भी वहां के निवासी हैं, उनको अवेयर करने के लिए भी फैलाते हैं। जैसे उनको कूड़े के बारे में, गार्बेज के बारे में वो अवेयरनेस देते हैं कि भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाएगा, न्यूज़पेपर में भी ऐड देगा, एफएम के ऊपर ऐड देगा, एफएम जो होता है उसके ऊपर एडवर्टाइज दे देता है, या अपनी गाड़ियों के ऊपर या पोस्टर्स के ऊपर लगा करके देता है कि भाई जो फूड और ड्रिंकिंग थिंग वाला जो है, गीला कचरा है, उसको एक कलर के डस्टबिन में डालें, ठीक है। जो सूखा कचरा है ना, नॉन मेल्टिंग थिंग्स है, जैसे प्लास्टिक और वो इस तरीके की चीजें, तो उनको एक अलग उसमें कूड़ेदान में डालें, है ना। आप लोग यहाँ पर दो तरीके के गार्बेज देख रहे होंगे, एक ब्लू गार्बेज, एक ग्रीन गार्बेज।
का बैग, ठीक है। डस्टबिन है, एक ब्लू डस्टबिन, एक ग्रीन डस्टबिन। इन दोनों में एक में सूखा कूड़ा डाला जाता है, एक में गीला कूड़ा डाला जाता है। आप में से मेरे सारे दोस्त वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गीला कूड़ा कौन से कलर वाले डस्टबिन में डाला जाता है और सूखा कूड़ा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर सबको देना है, ठीक है। कोई भी आंसर छोड़े नहीं, आंसर सबका आना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, सब लोग कमेंट में बताएंगे। अब जब हम लोग अब ये अवेयरनेस फैला देते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने से लोग जब अलग अलग कूड़े को अलग अलग उसमें पॉलीथीन में और अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं, तो ऐसे में जो उसको प्रोसेस करने का काम, जो है ना, वेस्ट को प्रोसेस करने का काम, वो थोड़ा इजी हो जाता है इनके लिए। तो ये काम है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो अर्बन बॉडीज अपनी सिटी को के लिए हर तरीके का काम करती है। जो काम करना है वहां पर रिक्वायरमेंट है, जो काम करना वहां पर जरूरी है, वो सभी तरीके का काम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नगर निगम की, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए क्वेश्चन कहां से आएगा। अभी क्योंकि हमने केवल बेसिक सी चीज डिस्कस की है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज डिस्कस की है, ज्यादा डिटेल में नहीं गए, क्योंकि इससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन हम 11th क्लास के चैप्टर में और 11th क्लास के साथ साथ एम लक्ष्मीकांत में भी करेंगे, तो वहां पर मिल जाएगा। अभी बस आपको इतना जानना, एक बेस बनाना बहुत है कि नगर निगम कुछ होता है। म्यूनिसिपैलिटी छोटी सिटीज में करते हैं नगर पालिका, और नगर निगम बड़े शहरों में ये काम जो है वो करते हैं। साफ सफाई मेंटेन करना और सब चीजें इन्हीं का ही है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए यार, ये मेरे डॉग्स है ना, ये बड़े शरारती है, दिमाग देखते हो कैसे आपस में लड़ लड़ करके शोर शराबा करते हैं। इनको मैं थोड़ा सा चुप करा करके आता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये पूरी क्लास में लड़ते लड़ते इन्हीं की आवाज होती है कि घा 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 घा, लड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। चुटकी मोगली, चुटकी मोगली, आजा मेरे बच्चे, आज 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 आपको देखना है, अगर आप कहोगे तो मैं दिखाता हूँ। चुटकी, ये ले, आहा ये तो टेस्ट, आज 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 आज। तो ये देखिए, ये है चुटकी, ये है मोगली। चुटकी मोगली, कहां जा रहे हो घर दोनों? मैं जा रहा हूं पार्क, कोई चलेगा मेरे साथ पार्क में? दो पार्क का नाम लेते हो जाते चुप, ठीक है। इनको पता है पार्क का मतलब बाहर घूमने का। तो ये दो हमारे शरारती तत्व हैं यहाँ पर, जो सारे टाइम शरारत करते रहेंगे और इधर ही आवाज करते रहेंगे। इनको एक बार थोड़ा सा तसल्ली से साइड में करना जरूरी है। मैं आपको करके आता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ क्लास कैसे लगी। लाइक शेयर जरूर करना है, कोई भी लाइक शेयर छोड़े नहीं। और यार आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, और फिर उसके बाद परेशान होकर के कॉल करते हैं मेरे को या मेरे मैनेजर को कि सर अब हमारी हेल्प करो, गाइड करो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि भाई जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ये रेफरल कोड ये वाला लगाओ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। आप ये रेफरल कोड यूज ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। इस रेफरल कोड का नाम है LYLIVE। फिर से बताता हूं, LY लाइव ये कोड है, इसको यूज कीजिए मेरे दोस्त, भूलिए मत इसको कहीं कभी भी। रेफरल कोड याद रखिए, LY लाइव आपका कोड टू सक्सेस है, आपकी सफलता का कोड है, जिसको हम बोलते हैं LY लाइव। तो जब भी अनअकैडमी का कोर्स ले, इस कोड से ले, आपको 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ टाइम, ये ध्यान रखना। नहीं तो फिर बाद में आप फिर परेशान रहते हो कि सर अब हमें गाइडेंस नहीं मिल रही, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करें, हम प्रॉब्लम में आ गए, हमने ये लगा। आप परेशानी में जाओ ही मत, आप एक ही कोड अप्लाई करो बस, LY लाइव, और उसके बाद मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो, है ना। टेलीग्राम चैनल पर मेरी डिटेल्स हैं सारी की सारी। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर बताता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। ये दोनों शांत हो गए मेरे चुटकी मोगली, क्योंकि इनको मैंने पार्क का नाम ले दिया। तो अब ये बड़े ही ओबीडियंट बन करके चुपचाप से बैठ गए, इतने शांत, इतने शरीफ, जैसे इनसे ज्यादा शांत, इनसे ज्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। इनकी शराफत देखोगे, ये शराफत देखो, ये मोगली को देखो, कितना शरीफ है ना मोगली। तो चुटकी कितनी शरीफ है ना चुटकी, ये चुटकी इधर बैठी तो इनको मैं एक बार थोड़ा साइड करके आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक भी देता हूँ आपको 5 मिनट का, और 5 मिनट के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग लाइक शेयर ठोकते चले, लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए यार आप लोगों को। और LY लाइव कोड तो हमेशा अप्लाई करना है, भूलना नहीं है कभी भी।